उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने, इनकी सरकारों ने जो पूरे हिंदुस्तान में जो एक निराशा का माहौल पैदा किया है, उस निराशा के माहौल में हिंदुस्तान की जनता के विश्वास और भरोसा हमारे हिंदुस्तान के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के, जिन्हें मैं बराबर अभूतपूर्व मुख्यमंत्री कहता हूं, ऐसे आदरणीय कल्याण सिंह जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय कलराज जी मिश्र, आदरणीय टंडन जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी, और साथ ही गोरक्ष पीठाधीश्वर, जिनका भाषण आप अभी सुन रहे थे आप। और मैं जानता हूं कि जब वह बोलते हैं तो उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति उन्हें बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुनता है। ऐसे हमारे सांसद गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी महंत योगी आदित्यनाथ जी, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं जानता हूं कि लंबे अरसे के बाद इस बहराइच में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं, और साथ ही इस सच्चाई को भी मैं जानता हूं कि बहराइच में शायद बहुत लंबे अरसे के बाद या पहली बार जो इस समय हिंदुस्तान की जनता के चहेते हैं, हिंदुस्तान की जनता के आशा व भरोसा के केंद्र हैं, ऐसे नरेंद्र भाई का भी यहां पर आना हो रहा है। और आप सब लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोगों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है कि स्वागत, अभिनंदन अथवा सलाम दुआ का कार्यक्रम कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, प्राचीन काल से ही इस बहराइच की महत्ता को इतिहासकारों ने पहचाना है, और हम सभी जानते हैं कि इस बहराइच का सांस्कृतिक दृष्टि से भी क्या महत्व है। मैं कह सकता हूं कि प्राचीन काल से ही यह बहराइच एक सांस्कृतिक धरोहर को सजोए हुए है। कहा जाता है कि इस बहराइच में, जहां पर ब्रह्मा जी भी आए थे और ऋषियों की तपस्या के लिए जो वन, यहां पर जंगल जो दिखाई देते हैं, उसकी स्थापना यदि किसी ने की है तो ब्रह्मा जी ने की है। इस बहराइच के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहां पर महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने की रामायण की रचना की, उन्होंने भी भ्रमण किया है। इतना ही नहीं, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ था, तो इसी बहराइच की धरती से ही कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने, कई राजा महाराजाओं ने इकट्ठे होकर जंग किया था अंग्रेजों के साथ। और एक राजा वीरभद्र सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने कि अंतिम श्वास तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। एक ऐसा गौरवशाली इतिहास इस बहराइच का है। ऐसे स्थान पर आज यहां पर एक यह रैली हो रही है। लेकिन नरेंद्र भाई, चूंकि मैं यहां का मुख्यमंत्री भी रह चुका हूं और मैं जानता हूं इस सच्चाई को कि यह बहराइच का इतना सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व होने के बावजूद यहां पर इसके विकास के लिए अथवा इसके आसपास के जो भी हमारे जनपद हैं, उन जनपदों के विकास के लिए जो होना चाहिए था वह आज तक नहीं हो पाया। यदि हम बहराइच से गोरखपुर तक चले जाएं तो शायद एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं मिलेगा कि बहराइच से चलकर यदि कोई गोरखपुर जा रहा हो, आकस्मिक रूप से उसकी तबीयत खराब हो जाए, कोई एक्सीडेंट यदि उसका हो जाए, तो कोई एक अच्छा हॉस्पिटल मिल जाए जहां ले जाकर उसे भर्ती कराया जा सके। ऐसा कोई भी ट्रॉमा सेंटर भी नहीं मिलेगा। मैंने तो ट्रॉमा सेंटर का केवल एक उदाहरण यहां पर रखा है। वैसे यहां पर
प्राकृतिक संपदा की कमी नहीं है, यहां पर जल संपदा की कमी नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए यहां की प्राकृतिक संपदा और जल संपदा का सही तरीके से दोहन किया गया होता तो मैं कह सकता हूं कि यह बहराइच का क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के एक सर्वाधिक विकसित क्षेत्र के रूप में उभर कर आ सकता था। लेकिन जो ध्यान दिया जाना चाहिए सरकारों के द्वारा, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। मैं सरकारों की क्या चर्चा करूं? केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र की सरकार केवल कांग्रेस की नहीं है। केंद्र की कांग्रेस की सरकार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार है, क्योंकि बिना शर्त सपा और बसपा दोनों ने इन्हें समर्थन दे रखा है। 11 राजनीतिक पार्टियों ने कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को अंदर से समर्थन दिया है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी ने बाहर से समर्थन दिया है, और एक तीसरी ताकत है जो ऊपर से समर्थन कांग्रेस की सरकार को दे रही है, वह सीबीआई है जो कि कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को ऊपर से समर्थन देने का काम कर रही है। मैं पहले चर्चा करना चाहूंगा सपा बसपा समर्थित दिल्ली की कांग्रेस की सरकार को। जब से यह कांग्रेस की सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। वैसे इसे हिंदुस्तान की जनता ने 6 वर्षों तक इस आजाद भारत में एक ऐसी भी सरकार देखी है जिस सरकार के रहते हुए एक दिन भी महंगाई नहीं बढ़ पाई। कौन नहीं जानता उस भारत माता के सपूत अटल बिहारी वाजपेयी को कि 1998 से लेकर 2004 तक भारत का प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 6 वर्षों तक एक दिन के लिए भी महंगाई को बढ़ने नहीं दिया। उस समय अकाल भी सारे हिंदुस्तान में पड़ा था। इतना ही नहीं, जो पोखरण का परमाणु बमों का धमाका हुआ था, जो परीक्षण हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया था, तो दुनिया के सारे धनवान और विकसित देशों ने सारी आर्थिक मदद देनी बंद कर दी थी। फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी परवाह नहीं की और हिंदुस्तान के विकास का चक्का लगातार तेजी के साथ चलता रहा, और इन सब सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एक दिन के लिए भी महंगाई को बढ़ने नहीं दिया था। ऐसी हुकूमत इस हिंदुस्तान में इस देश की जनता ने भी देखा है। लेकिन जब से यह कांग्रेस की सरकार आई है तब से लगातार यह महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। पहले कहते हैं 100 दिन में रुकेगा, फिर कहते हैं 3 महीने में रुकेगा। बहनों भाइयों, दिनों की बात तो छोड़ दीजिए, कई महीने कई हजार दिन गुजर गए लेकिन महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। यह सरकार तो ऐसी हो गई है, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हो गए हैं कि जिस चीज पर हाथ रख देते हैं वह गायब हो जाता है। आलू पर हाथ रख दिया, आलू गायब हो गई, टमाटर पर हाथ रख दिया, टमाटर गायब हो गई, प्याज पर हाथ रख दिया, प्याज गायब हो गई, हर चीज गायब होती जा रही है। भ्रष्टाचार का आलम है। महंगाई जो बढ़ रही है, इस देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष जो एक गंभीर संकट पैदा हुआ है, मैं यह मानता हूं कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण पैदा हुआ है, सरकार के गलत आर्थिक नियोजन के कारण पैदा हुआ है, और सरकार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार के कारण यह सब सारा संकट पैदा हुआ है। और बहनों भाइयों, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, और मैं कह सकता हूं मैंने भी यहां की सरकार चलाई है, और नरेंद्र भाई को भी गुजरात में सरकार चलाते हुए केवल मैंने नहीं देखा है, केवल हिंदुस्तान ने नहीं देखा है, बल्कि सारी दुनिया उन्हें यह देख रही है कि सरकार कैसे चलाई जाती है। और इतना ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का वह राज्य जहां की भाजपा की सरकारें हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, चाहे वह गोवा हो, अरे कोई जाकर देखे तो वहां कि हमारी सरकारों ने क्या किया है। क्यों आज नरेंद्र भाई को केवल भारत के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग कहते हैं कैसी है वह शख्सियत जिसने कि हिंदुस्तान में गुजरात को विकास के संदर्भों में एक नए मॉडल स्टेट के रूप में खड़ा कर दिया है।
सरकार चलाने का एक तरीका होता है। सरकार चलाने वाले की नीयत साफ चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति का मुख्यमंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए और ऐसा नेता चाहिए जिसके पास दूरदृष्टि हो। ऐसी ही शख्सियत किसी राज्य का विकास कर सकती है और हिंदुस्तान का विकास कर सकती है। हमसे पूछे, गांव के रहने वाले साधारण व्यक्ति से यह पूछे कि आप गांव की गरीबी कैसे दूर करेंगे, गांव के बेरोजगार नौजवानों की और साथ ही साथ शहर और बाजार के बेरोजगार नौजवानों की गरीबी आप कैसे दूर करेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं, क्या किया है हम लोगों ने, मैं केवल उन्हीं चीजों की मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, जिस दिन हम लोगों की सरकार आएगी, और यह प्रयोग मैंने अपने कृषि मंत्री रहते हुए किया है, जिस दिन सरकार आएगी कुछ ही वर्षों के अंदर हम वह फार्मूला लागू करेंगे जिस फार्मूले को कृषि मंत्री रहते हुए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से मैंने लागू किया था कि हम खेतों की बुआई के पहले हमारी सरकार आपके खेत की आमदनी तय कर देगी और खेत की बुआई के बाद उसमें पानी डालने के बाद यदि उतनी फसल नहीं होती है तो उसके लिए हमारा किसान जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि उसकी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी या सरकार के द्वारा की जाएगी। दूसरी बात, हम इस सच्चाई को भी जानते हैं, किसान केवल खेती के आमदनी के जरिए अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, उसकी गरीबी दूर नहीं की जा सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनेगी तो हम साल 2 साल के अंदर, नरेंद्र भाई कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर देंगे, वह साल 2 साल के अंदर नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं 10 से लेकर 12 वर्ष 14 वर्ष तक यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई को यदि केंद्र में चलाने का अवसर मिल गया तो शायद हिंदुस्तान का मां की कोख से पैदा हुआ एक भी जवान शेष नहीं बचेगा जो काम करने की योग्यता रखता है, क्षमता रखता है, प्रतिभा रखता है, उसके हाथों को रोजगार करने का अवसर न मिल जाए, ऐसा एक भी नौजवान शेष नहीं बचेगा। यह बातें मैं जानबूझकर आप लोगों के सामने यह रख रहा हूं। मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान की प्रमुख रूप से 2 बड़ी समस्याएं हैं, एक समस्या गरीबी और दूसरी समस्या बेरोजगारी। आज हमारे प्रधानमंत्री की हालत क्या हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाई हमारे पास पैसा नहीं है, विदेशों के सामने हाथ फैलाते हैं। बहनों भाइयों, क्या हम विदेशों, फिर से भारत को यह सरकार विदेशियों का गुलाम बनाना चाहती है? भारत में जनशक्ति की कमी नहीं है, श्रम शक्ति की कमी नहीं है। आवश्यकता है कि इसका ठीक तरीके से नियोजन होना चाहिए। इस देश का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, उस देश का ऐसा विकास किया जा सकता है कि 10 वर्षों के अंदर हमारा भारत यह दुनिया का सबसे धनवान देश बन सकता है। यह हैसियत, यह कुव्वत, यह ताकत यह भारत के अंदर है। लेकिन दिनों दिन स्थिति नाजुक होती जा रही है। कांग्रेस के लोग, क्षमा कीजिएगा यदि हमारे कांग्रेस के मित्र कहीं बात सुन रहे हो, आपके लिए भी यह चुनौती है। या कांग्रेस में यदि देश के इतिहास की चर्चा होती है तो केवल एक परिवार के इतिहास को ही वह भारत का इतिहास मानते हैं। वहां पर दूसरे परिवार के किसी नेता का कोई नाम लेना यह किसी को मंजूर नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया जाता है तब भी कांग्रेस के उन नेताओं की त्योरी चढ़ जाती है। अब मौलाना आजाद की 125वीं जयंती 11 नवंबर को आने वाली है। वह जयंती कैसे मनाई जाएगी इसकी लोगों को चिंता नहीं है। जयंती यदि मनाई जाएगी कांग्रेस के लोगों के द्वारा तो एक ही परिवार के जो लोग हैं केवल उन्हीं की जयंती मनाई जाएगी। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, भारत का इतिहास केवल एक परिवार का इतिहास नहीं है, बल्कि लंबे अरसे तक भारत के निर्माण में जिन लोगों ने भी योगदान दिया है, संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि और साथ ही लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग शहीद हुए हैं, इन सबके इतिहास से ही यह भारत का इतिहास बनता है। केवल एक परिवार के इतिहास से यह भारत का इतिहास नहीं बनता है। बर्बाद कर दिया है।
देश को बांट दिया है। जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर बांटो और राज करो, इस देश में हुकूमत की अंग्रेजों के चले जाने के बाद उन्हें बांटो और राज करो की नीति को यदि अपनाया है, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने अपनाया है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी मानती है भारत माता की कोख से जो भी पैदा हुआ है, चाहे वह किसी भी जाति, पंथ, मजहब का मानने वाला क्यों न हो, जो इस भारत की मिट्टी में खेल कूद कर बड़ा हुआ है और जो भारत की संस्कृति के प्रति आस्था रखता है, वह सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है और इसी आधार पर हम भारत को एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, स्वाभिमानी भारत बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी भारत बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है, मुजफ्फरनगर में इतने दिनों से दंगा चल रहा है और नरेंद्र भाई 1.5 वर्षों के अंदर 100 से अधिक सांप्रदायिक तनाव अथवा सांप्रदायिक दंगे की घटनाएं केवल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हो रही हैं। तमाशा बना दिया है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का यह सबसे बड़ा राज्य है। ठीक तरीके से यदि दिशा प्राप्त हो जाए तो उत्तर प्रदेश, मैं कह सकता हूं, जो विश्व का 6वां देश है, वो इतना खाद्यान्न पैदा कर सकता है, इतना सब कुछ पैदा कर सकता है, केवल भारतवासियों को नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी खिलाने की कुव्वत इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जो इसके साथ इंसाफ होना चाहिए नहीं हो रहा है। हमारे गन्ना के व्यवसायी हैं, आज भी सैकड़ों करोड़ रुपया हमारे गन्ना के किसानों का बकाया है। यह सरकार नहीं दे पा रही है। यह किसानों की हितैषी सरकार बनती है। कहां ले जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? बराबर डर के मारे सपा बसपा दोनों दिल्ली की कांग्रेस की सरकार को यह समर्थन दे रहे हैं, डर के। अरे मैं तो कहता हूं कि अब आप लोगों के ऊपर जो सीबीआई के केस थे अब समाप्त हो गए, अब तो भय मुक्त हो जाइए और भय मुक्त होकर अब इस कांग्रेस की सरकार जिसने देश को तबाह किया है अब तो समर्थन वापस ले ली, लेकिन फिर भी यह समर्थन लेने को वापस लेने को तैयार नहीं। बहनों भाइयों, आज के दिन ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सबसे यही अपील करने आया हूं। देश का भविष्य यदि कोई बना सकता है तो हिंदुस्तान की जनता बना सकती है और हिंदुस्तान की जनता नेतृत्व करने के लिए यदि किसी की ओर बहुत ही विश्वास और भरोसे के साथ देख रही है तो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही विश्वास और भरोसे के साथ इसे हिंदुस्तान की जनता देख रही है। आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए, लेकिन मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, जाना एक बार अपने दमखम के आधार पर नरेंद्र भाई इस हिंदुस्तान में अपनी सरकार बना सकें, ऐसा बहुमत देना जैसे 1977 में 80 में 80 माने 77 में 85 सीटें थी, 5 सीटें उत्तराखंड में चली गई, 85 में 85 सीटों पर जिस प्रकार से जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी। बहनों भाइयों, आज मैं झोली फैलाकर आपसे यह मांगने के लिए आया हूं, इस बार यदि नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो तो 80 की 80 लोकसभा सीटों से ये हमारी झोली भर देना, यही निवेदन करते हुए और आप सबके सामने एक बार शीश झुकाकर पुनः आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को यह भी संदेश दे देना चाहता हूं, मैं आ पाता हूं बहुत ही कम, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमारे अमित भाई श्री अमित शाह जो हमारे महामंत्री हैं, यहां के प्रभारी हैं, कहते हैं कि आपको जाना चाहिए, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी, सारे लोग कहते हैं, लेकिन मैं आ नहीं पाता हूं। लेकिन इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहनों भाइयों, जहां रहूंगा, जिस रूप में रहूंगा, आपका ही रहूंगा, आपसे कभी अलग नहीं हो सकता। यह भरोसा और विश्वास आप सबको दिलाते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।